शेखर का फोन किसी भी वक्त आ सकता था, इसलिए हम दोनों कमरे में आ गए। मैंने ऋषभ से कहा, शेखर से बात करते हुए तुम्हारे लहजे में डर या घबराहट नहीं होनी चाहिए। अगर वो बताए कि सेठ विनायक पहुंच चुका है तो हाँ में गर्दन हिलाकर मुझे इशारा करना और शेखर से बात करते हुए सिर्फ इतना कहना कि खाना तैयार है, मैं चंद मिनट में लेकर आ रहा हूँ, जबकि दोनों कन्या 1 घंटे तक पहुंचने वाली हैं। समझ गए? मेरी बात अभी तक पूरी नहीं हो पाई थी कि टेलीफोन की घंटी ट्रन ट्रन बजने लगी। हम दोनों ने चौंक कर एक दूसरे की तरफ देखा। मेरी तरफ से इशारा मिलने पर ऋषभ टेलीफोन के करीब पहुंचा और कहा, मैं तुम्हारे आदेश का पूरा पालन करूंगा, परंतु मुझे शेखर से अपनी भाषा में बात करनी पड़ेगी। मैंने कहा, बिल्कुल करो, लेकिन इधर उधर की कोई और बात बिल्कुल नहीं करना। उसने एक बार फिर ताबेदारी से सर हिलाया और रिसीवर उठाकर कान से लगाया और हेलो शेखर जी कहकर खुशगवार और पुरजोश लहजे में बात की। दूसरी तरफ से कुछ कहा गया तो उसने सेठ विनायक के नाम के साथ एक बड़ा सा जुमला कहा और फिर उसने चिकन का लफ्ज शामिल करके कुछ कहा। वो चंद लम्हे दूसरी तरफ से की जाने वाली बातें सुनता रहा और फिर जवाब दिया तो उसमें लफ्ज कन्या और घंटा शामिल था। उसके बाद उसने मुतमईन अंदाज में फोन रख दिया। मैंने बगौर उसे देखा और फिर पूछा, क्या कह रहा था शेखर? उसने कहा, बता रहा था कि सेठ विनायक पहुंच गया है और वो दोनों बेताबी से रत जगह मनाने की तैयारी कर रहे हैं। मैंने उसे कहा, सेठ विनायक को बताओ कि सारी तैयारी मुकम्मल है, मैं भुना हुआ चिकन लेकर आ रहा हूँ। उनका दिल खुश करने के लिए दोनों कोमल कन्याएं भी 1 घंटे में हाजिर हो जाएंगी। जहाँ तक मैं तज्जिया कर पाया था उसने गालिबन यही कहा था। वैसे भी मेरे पास उसके बयान की सच्चाई की हतमी तस्दीक का कोई रास्ता नहीं था। वो मेरी इजाजत से दोबारा बावर्ची खाने में पहुंचा और खाने को ले जाने के लिए तैयार करने लगा। उसने सालम मुर्ख तबाक में ही रहने दिया, अलबत्ता बाकी खाने को 3 बर्तनों में डालकर उनका एक बोगचा सा बना लिया। उस बोगचे को शाने से लटकाकर वो तबाक दोनों हाथों में थाम कर चलने के लिए तैयार हो गया। मैंने कहा, तुम्हें ताले खोलने में मुश्किल होगी, कुंजियों का गुच्छा मुझे दे दो। उसने हाँ में सर हिलाया और अपनी बगली जेब की तरफ इशारा किया। मैंने कई बड़ी और छोटी कुंजियों पर मुश्तमिल गुच्छा उसकी जेब से निकाल दिया और हम उसके घर से बाहर निकल आए। मैं मुनासिब फासला रखकर उसके साथ साथ चल रहा था। उसकी बताई हुई कुंजी मैंने 4 दीवारी वाले छोटे फाटक में लगाकर कुफल खोला और हम दोनों धुंधले अंधेरे वाली गली में निकल आए। आसमान पर नौमौलूद चांद मौजूद था, लेकिन उसकी चांदनी मंजर वाजे करने के लिए नाकाफी थी। मैं गौर से नजरें जमाने के बावजूद अपनी गाड़ी तलाश न कर सका। 40-50 कदम चलकर हम नाम नेहाद गिराज के फाटक के करीब पहुंच गए। वहां एक तरफ शायद एक फिएट कार खड़ी थी। सेठ विनायक यकीनन उसी में यहाँ पहुंचा होगा। नीम तारीकी के बावजूद मैं कोशिश करके दीवार पर उभरी वो ईंट नुमा कल तलाश कर सकता था, जिसे दबाने से अंदर जाने का रास्ता खुलता था। तहम मैंने महज ऋषभ की नेक नियति भांपने के लिए पेशकदमी नहीं की थी। तभी उसने कहा, सरकार, इस दीवार को जरा ध्यान से देखें, इस पर एक ईंट कुछ उभरी हुई दिखाई देगी। मैंने अनजान बनते हुए पूछा, अच्छा किधर? उसने कहा, फाटक से 5-6 हाथ हटकर। दिखाई न दे तो मेरी बाएं हाथ वाली जेब से टॉर्च निकाल लें, वैसे भी अंदर जरूरत पड़ेगी। मैंने फौरन अपना बायां हाथ उसकी जेब में डाल दिया। वो आधा सेर के करीब वजन की फौजी टाइप की टॉर्च थी। मैंने उसे रोशन किया तो वो मेरे अंदाजे से ज्यादा ताकतवर निकली। यकलख्त वहां गोया दिन सा निकल आया। हत्ता के 60-70 गज आगे खड़ी मेरी गाड़ी भी वाजे हो गई। मैंने दीवार पर नजर डाली और टॉर्च बुझा दी। हमारी आंखें कुछ देर के लिए गोया अंधी हो गईं। तभी ऋषभ ने कहा, टॉर्च क्यों बुझा दी सरकार? जलने दें, यहाँ कोई खतरा नहीं है, कोई देखता है तो देख ले। मैंने उसकी बात सुनी अनसुनी करते हुए कहा, मुझे वो उभरी हुई ईंट नजर आ गई है, ये बताओ इसका क्या करना है? उसने खुशगवार लहजे में कहा, इसे दबा दो गुरधारी लाल जी, फाटक में छोटा दरवाजा अपने आप खुल जाएगा। फाटक का ताला तो पता नहीं कब से नहीं खुला। मैंने उसके कहने पर अमल किया। कदरे जोर लगाने से उभरी हुई ईंट अंदर की तरफ दब गई। उसके साथ ही हल्के से धाती खटके के साथ फाटक में मौजूद दरवाजा खुल गया। मैंने ऋषभ को पहले अंदर दाखिल होने का मौका दिया। अंदर दाखिल होने के बाद मैंने दरवाजे को पीछे धकेला तो एक बार फिर खटाक की आवाज सुनाई दी और अंदर से खुदकार कुंडी लग गई। सामने मौजूद छतदार वसी अहाते की सामने वाली दीवार पर एक कुमकुमा रोशन था। वहां का अहवाल लगभग वही था जो सुभाष मुझे बता चुका था। मैंने पिस्तौल पर अपनी गिरफ्त मजबूत कर ली। मैं बखूबी जानता था कि फैसला कुन मरहला सर पर आ चुका है।
ऋषभ ने एक नजर मुझ पर डाल दी और फिर सामने दिखाई देने वाले बड़े से आहनी दरवाजे की तरफ बढ़ा। हम करीब पहुंचे तो मुझे वो दरवाजा गैर मुकफ्फल दिखाई दिया, जो ऋषभ की तरफ से पांव से धकेलते ही अंदर की तरफ खुलता चला गया। मेरे सामने एक बड़ा सा हॉल था जिसमें छोटे बड़े क्रेट बेतरतीबी से रखे हुए थे। उनमें से बहुत सौ के ढक्कन गायब थे और वो खाली दिखाई दे रहे थे, जबकि बाकियों के बारे में अंदाजा लगाना मुश्किल था। इस दौरान मेरी नजरें एक और आहनी दरवाजे पर जम गई थीं जो बंद था, ताहम उस पर कोई कुफल जुड़ा दिखाई न दिया। मेरे आसाब तन गए। ऋषभ उसी की तरफ बढ़ रहा था, लिहाजा वही तहखाने में उतरने वाले जीने का दरवाजा हो सकता था। मैंने बदस्तूर उसके साथ चलते हुए सरगोशी में पूछा, तहखाने तक पहुंचने के लिए कितनी सीढ़ियां उतरनी पड़ती हैं और जीना कितना चौड़ा है? जवाब मिला, काफी चौड़ा है, 15-20 सीढ़ियां होंगी। गोदाम की छत काफी ऊंची है। मैंने कहा, फिर तो वहाँ शराब के सैकड़ों क्रेट होंगे। मैं ठीक कह रहा हूँ ना? ऋषभ ने हल्की सी हिचकिचाहट के साथ कहा, अभी तो 150 के करीब हैं। हाँ, 2 महीने पहले तक 350 से भी ज्यादा थे, परंतु नए तेलुगु साल के त्योहार में सब ठिकाने लग गई। हमारे क्षेत्र के व्यक्ति बहुत शराब पीते हैं। हम दरवाजे के काफी करीब पहुंच गए थे। मैंने ऋषभ के ऐन करीब पहुंचकर सरगोशी की, क्या ये दरवाजा खटखटाना पड़ेगा या कोई और तरीका है? उसने धीमी आवाज में जवाब दिया, बोला, मैं अपनी बड़ी कुंजी से दरवाजा बजाता हूँ और शेखर ऊपर आकर दरवाजा खोल देता है। मैंने कहा, ठीक है, मैं दरवाजा खटखटाऊंगा, तुम बस ये बता दो कि तुम किसी खास ढंग से तो कुंजी लोहे से नहीं टकराते। ऋषभ ने नफी में सर हिलाया, बोला, बस जोर से बजाना पड़ता है। शेखर का कमरा गलियारे के आखिर में है। मैंने जवाब में महज हाँ में सर हिलाने पर इक्तिफा किया। दरवाजे के सामने पहुंचकर मैंने ऋषभ को एक तरफ खड़े होने का इशारा किया और फिर उसी के कुंजियों के गुच्छे से एक बड़ी सी कुंजी मुंतखब करके दरवाजे की आहनी चादर पर वक्फे वक्फे से कई बार काफी जोरदार दस्तक दी। इस दौरान में मेरी नजरें ऋषभ पर जमी हुई थी। उसने मुतमईन अंदाज में सर हिलाया। मैं पीछे हटकर खड़ा हो गया और ऋषभ को दरवाजे के ऐन सामने खड़े होने का इशारा किया। मेरे दिल की धड़कन तेज हो रही थी और पिस्तौल के दस्ते पर गिरफ्त गैर इरादी तौर पर सख्त हो गई थी। हमने अच्छी खासी देर इंतजार किया, लेकिन अंदर से कोई रद्द अमल जाहिर न हुआ। मैंने ऋषभ की तरफ देखा। उसने दरवाजे के सामने से हटते हुए मुझे एक बार फिर दस्तक देने का इशारा किया। मैंने दूसरी बार पहले से ज्यादा ताकत लगाकर दरवाजा बजाया और एक बार फिर ऋषभ को वहां बुलाकर खुद दरवाजे के सामने से हटकर खड़ा हो गया। चंद ही सानियों के बाद अंदर से किसी की पुकार सुनाई दी। आवाज हल्की थी, ताहम अल्फाज समझे जा सकते थे। बोलने वाले ने तेलुगु जबान इस्तेमाल की थी। मैंने गहरी नजरों से ऋषभ की तरफ देखा। उसने धीमे, किसी गैर मामूली हिजान या तनाव से आरी लहजे में कहा, सेठ विनायक है, कह रहा है कि दरवाजा खुला है, अपने आप दरवाजा खोलकर नीचे आ जाओ। लगता है इन दोनों ने अभी से काफी चढ़ा ली है, सीढ़ियां चढ़ने को तैयार नहीं है। मैंने इस बात में सर हिलाया और उसे एक बार फिर दरवाजे के सामने से हटाकर अकेले आहनी पाट को आहिस्ता आहिस्ता बाहर की तरफ खींचकर खोला। दरवाजा हल्की सी गड़गड़ाहट के साथ बाहर की तरफ खुल गया। मैंने अंदर झांका। सामने ही 10-12 मुरब्बा फुट का एक प्लेटफॉर्म था, जिससे दाएं और बाएं दोनों तरफ जीने एक बड़े से हॉल में उतर रहे थे। मुझे दीवारों के साथ कुछ बड़े और कुछ छोटे क्रेट तरतीब से ऊपर नीचे रखे दिखाई दिए। सीधे हाथ पर लगभग हॉल के वस्त में फौलादी दरवाजे वाले कमरे की 2 मुख्तसर कतारें थीं, जिनके दरमियान से एक गलियारा आगे बढ़ता नजर आ रहा था। इन कमरों की बैरूनी दीवारों के साथ भी छोटे क्रेट इंसानी कद की ऊंचाई तक ऊपर नीचे रखे थे। महज चंद लम्हों में वहां की सूरत हाल का जायजा लेने के बाद मैं ऋषभ की तरफ मुतवज्जे हुआ। इस दौरान में वो दाएं तरफ वाले जीने पर 3-4 सीढ़ियां उतर चुका था। मैंने उसके पीछे उतरने के लिए कदम बढ़ाया। अचानक मेरी आंखों को कमरों के दरमियान वाले गलियारे में कुछ नकलो हरकत की झलक मिली। मैंने चौंक कर उसकी तरफ नजर दौड़ाई। मुझे गलियारे के कोने से कोई पेशानी तक खोपड़ी निकाल कर झांकता दिखाई दिया। 30-40 गज फासला होने के बावजूद मुझे उन आंखों में खूंखार चमक दिखाई दी। ये देखकर मेरे आसाब झंझना उठे। मेरे कदम यकलख्त रुक गए। मैंने पिस्तौल सीधा करके वहां मौजूद नामालूम शख्स को निशाने पर लेना चाहा, मगर इस असना में वो पीछे हो गया। उसके साथ ही मेरे दिमाग में खतरे की घंटी बज उठी। मैं बिजली किसी तेजी से सोच रहा था। मेरे किए किराए पर पानी फिर गया है। उस शख्स का, जो गालिबन शेखर ही हो सकता है, चोरी छुपे झांकना और पलक झपकते में पलट जाना जाहिर करता है कि वो खतरा भांप चुका है। खुदा जाने ऋषभ उस वक्त उस तरफ देख रहा था या नहीं। अब उसे पूछने का कोई फायदा या मोहलत भी नहीं थी। मुझे फौरी तौर पर फैसला करना था कि अब क्या कदम उठाना है।
मैं दौड़कर शेखर के पीछे जाऊं और उसे कोई खतरनाक कदम उठाने से पहले मार गिराऊं, या तभी गलियारे के उसी कोने से किसी आतिशी हथियार की नाल बरामद हुई। मेरे जहन ने उस हथियार को पहचानने की कोशिश की, लेकिन उससे पहले ही तहखाने की फजा में लर्जाखेज तड़तड़ाहट गूंजी। भ्रष्ट चलने की हौलनाक गूंज अभी फजा में बाकी थी कि एक कर्बनाक चीख से मेरी समात झंझना उठी। उसी लम्हे मेरे जिस्म ने गैर इरादी तौर पर पीछे की तरफ झटका खाया और मेरा दिमाग दर्द की शदीद लहर के लिए खुद को तैयार करने लगा। लेकिन अगले ही लम्हे हवास ने उस तक पैगाम पहुंचाया कि मेरे जिस्म के किसी उज़्व को ताहाल कोई जरर नहीं पहुंची। ज्यादा सोचने समझने या तज्जिया करने की तो मोहलत ही कहाँ थी। गोलियों की पहली बाढ़ से तो मैं खुदा जाने किस तरह बच निकला था, लेकिन दूसरे बरस्ट से बचने का इम्कान न होने के बराबर था, जो किसी भी लम्हे वारिद हो सकता था। इस कदर मुख्तसर मोहलत में मेरे जहन में खुद को मुमकिन हद तक बचाने की जो पहली तदबीर समझ में आई, मैं उसी पर अमल कर गुजरा, यानी लकड़ी के किसी लट्ठे की तरफ मुंह के बल पुख्ता प्लेटफॉर्म पर ढेर हो गया। मेरी बाईं कोहनी खासे जोर से ठोस सतह से टकराई। ताहम उस कयामत खेज घड़ी में उस दर्द पर ध्यान देने की गुंजाइश ही कहाँ थी। गलियारे के सिरे से लगभग फौरन ही दूसरा ब्रस्ट चलाया गया। ताहम प्लेटफॉर्म के फर्श से चिपका होने की वजह से मैं एक बार फिर बच निकला। कम से कम 10-12 गोलियों की उस हलाकत खेज कतार में से शायद निस्फ ने आहनी दरवाजे और बाकियों ने छत की मिजाज पुरसी कर डाली। लगातार धमाकों के साथ इस बार मैंने अपने जिस्म के ऐन ऊपर से गुजरती गोलियों की सनसनाहट बखूबी महसूस की थी। ऐन उसी वक्त मुझे इदराक हुआ कि मुझसे आगे होने की वजह से बेचारा ऋषभ मौत के मुंह में जा पहुंचा है। वो चीख उसी की थी और उस पहली और आखिरी चीख से साफ जाहिर था कि शायद पहले ब्रस्ट की बेशतर गोलियां उसके जिस्म में उतर गई हैं। मुझसे आगे होने की वजह से बेचारा ऋषभ मौत के मुंह में जा पहुंचा था। अचानक तहखाने की फजा में आसाब शिकन सन्नाटा छा गया। मेरे जहन में फौरन ख्याल आया कि स्टेन गन का मैगजीन खाली होने से खतरा टल गया है, लेकिन फिलहाल मेरे पास वहीं दुबके रहने के सिवा कोई रास्ता नहीं है। दूसरा मैगजीन चढ़ाने में भला कितनी देर लगती। ताहम जब चंद सानियों के बावजूद गलियारे की तरफ से कोई हलचल महसूस न हुई तो मेरे जहन में एक ख्याल बिजली की तरह कौंधा। शायद शेखर के पास उस वक्त दूसरा मैगजीन नहीं है। यही नहीं, वो कोई और हथियार मसलन पिस्तौल भी वहां साथ नहीं लाया है। उसे खुश गुमानी रही होगी कि 34 गोलियां एक ऐसे तन्हा शख्स को मार गिराने के लिए बहुत काफी हैं, जिसके वहम गुमान में भी न हो कि उसे इस तरह अचानक खुदकार हथियार की जद पर लाया जा सकता है। मेरे पास ज्यादा गहराई से सोच विचार या सूरत हाल का तज्जिया करने की मोहलत बिल्कुल नहीं थी। कभी इम्कान ये है कि शेखर इजाफी मैगजीन लेने के लिए अपने कमरे की तरफ गया होगा। ये बात उसकी सोच से बाहर होगी कि कोई सरफिरा जान की बाजी लगाकर स्टेन गन का सामना करने आ सकता है। मैं उसके वापस आने से पहले गलियारे के सिरे तक पहुंचकर अचानक छापा मारकर उसे मार गिरा सकता हूँ। यहाँ दुबके रहना भी अपनी मौत को दावत देने के मुतरादिफ है। इस बार वो ताक ताक कर निशाने लगाएगा। हो सकता है मुझ पर गोली चलाने के लिए उसके पास कोई और जाविया भी हो। उसके वापस पलटने तक मेरे पास शायद 20-30 सानियों की मोहलत है। ये ठीक है कि इस मोहलत से फायदा उठाकर दरवाजे से निकल भागना भी एक मुमकिना लाहे अमल हो सकता था, मगर मेरे जहन में उस वक्त ऐसा कोई ख्याल नहीं आया। मैं हत्तुल इम्कान फुर्ती से उठा और सीढ़ियों पर पड़ी ऋषभ की लहूलुहान लाश और खाने के बर्तन फलांगते हुए तेजी से जीना उतरने लगा। मेरा दिल तेजी से धड़क रहा था। शेखर किसी भी लम्हे स्टेन गन सौंते गलियारे से नमूदार हो सकता था। तहखाने के पुख्ता फर्श पर पहुंचते ही मैं पिस्तौल संभाले गलियारे के सिरे की तरफ नजरें जमाए दीवानावार आगे बढ़ा। मेरी रफ्तार इतनी तेज थी कि गलियारे के सिरे के करीब पहुंचकर मुझे रुकने में मुश्किल पेश आई। मैंने पिस्तौल सीधा करते हुए खुद को संभाला। मैं एक लम्हे की मोहलत में गोली चलाने के लिए तैयार था। मैंने दीवार के साथ ऊपर तले रखी 24 पेटियों की आड़ से थोड़ा सा सर निकालकर गलियारे में झांका। अगले ही लम्हे मुझे सर पीछे करना पड़ा। मैंने देखा एक दराज कद स्याहपोश शख्स शायद गलियारे की दीवार के साथ रखी बड़ी पेटियों के दरमियान कदम फंसाकर दाएं तरफ वाले कमरे की छत पर चढ़ने की तैयारी कर रहा था। ऋषभ के बताए हुए हुलिये के मुताबिक वो शेखर ही था। उसके शाने से स्टेन गन लटकी हुई थी। मैं बर वक्त पहुंचा था। जरा भी देर हो जाती या अगर मैं अभी जीने के ऊपर वाले प्लेटफॉर्म पर दुबका हुआ होता तो वो कमरे की छत पर पहुंचकर मुझे बाआसानी मार गिराता। मैंने बिला तवक्कुफ उस पर गोली चलाने का सोचा, लेकिन मुझे फौरन ही इदराक हुआ कि मैंने गलियारे के दाएं कोने से पिस्तौल बाहर निकालकर उसे निशाना बनाने की कोशिश की तो मेरा हाथ बेढंगे जाविये पर होगा और निशाना खता होने का कवी इम्कान है। उसके बाद मुझे शायद दोबारा निशाने की मोहलत ही न मिल पाए।
उस पर अचूक निशाना लगाने का मेरे पास एक ही रास्ता है, वो ये कि गलियारे के सामने से गुजर कर दूसरे कोने पर पहुंच जाऊं। मगर मुझे ये भी बखूबी इदराक था कि इस कोशिश के दौरान में शेखर मुझे देख सकता है। उसके बाद वही कुछ होगा जिससे बचने के लिए मैं सारी सही कर रहा था। मैंने इस खतरे पर लम्हा भर गौर किया और फिर नजरअंदाज कर दिया। यहाँ तो हर तरफ से जिंदगी निशाने पर है, जो होगा देखा जाएगा। मैं तूफानी बगोले किसी तेजी से पलक झपकते में गलियारे के दूसरे कोने पर पहुंच गया। इस दौरान में मुझे जो हल्की सी झलक मिली थी उसमें शेखर बदस्तूर पेटियों पर चढ़ने की कोशिश कर रहा था और उसका ध्यान गलियारे के मुंह की तरफ नहीं था। ये सूरत हाल मेरे लिए बेहद साजगार थी। मैं बआसानी उसे पहली ही गोली में ढेर कर सकता था। शेखर तो मुझे नहीं देख सका, मगर मेरी बदकिस्मती के उसे सहारा देने के लिए कोशा विनायक ने मेरे गलियारे के सामने से गुजरने के दौरान में मेरी झलक देख ली। मैंने उसे चीख कर तेलुगु में कुछ कहते सुना। चंद ही लम्हों के बाद मेरी तरफ ब्रस्ट मारा गया। गोलियों की बौछार मेरा तो कुछ न बिगाड़ सकी, अलबत्ता गलियारे के मेरी तरफ वाले कोने पर ऊपर तले रखी पेटियों की शामत आ गई। फायरिंग के धमाकों के साथ लकड़ियां चटखी और फिर कांच के चिकनाचूर होने के छनाके और चुरमुर भी सुनाई दिए। मैं अगर ऐन किनारे पर होता तो गोलियों से न सही उड़ते कांच के टुकड़ों से जरूर जख्मी हो जाता। मुझे सूरत हाल हाथ से फिसलती महसूस हुई। ये लोग मेरी मौजूदगी से आगाह हो चुके हैं। अब ये खुद को छुपाकर मुझे मार गिराने की कोशिश करेंगे। ऐसे में इनको निशाना बनाने की कोशिश में खुद मेरे शिकार बन जाने का कवी इम्कान है। ये अपने ठिकाने पर हैं और इन्हें यहाँ से जान बचाकर निकलने की कोई फिक्र नहीं है, और खुदा जाने इनके पास मजीद कितना असलहा और एमुनिशन का जखीरा मौजूद है। ये इत्मीनान से आंख मचोली खेलेंगे और हो सकता है फोन पर नंबर मिलाकर मजीद कुमक भी तलब कर लें। ये तो मुझे बआसानी चूहे की तरह घेर कर इबरतनाक अंजाम से दो चार कर सकते हैं। मैं इस नतीजे पर पहुंचा कि अब जिंदगी बचाने की एक ही सूरत है, और वो ये कि मैं जान पर खेल कर इन पर टूट पड़ूं। एन उसी वक्त गलियारे में से एक और छोटा सा ब्रस्ट चलाया गया। इस मर्तबा भी गोलियों की बरसात मेरा कुछ न बिगाड़ सकी। अलबत्ता एक और चौबी पेटी के परखचे उड़ गए और चिकनाचूर बोतलों से बहने वाली शराब पहले से बनते गलियारे के अंदर की तरफ बहते छोटे से रकीक नाले में शामिल हो गई। मेरे अंदाजे के मुताबिक अभी स्टेन गन का मैगजीन पूरी तरह खाली नहीं हुआ था। शेखर कम से कम एक छोटे ब्रस्ट से मेरी तवाज़ो कर सकता था। ताहम मैंने खतरा मोल लेने का फैसला किया। मैंने दायां हाथ गलियारे के कोने से निकाला और पिस्तौल से अंदाजन उस मकाम का निशाना लेकर वक्फे वक्फे से 3 गोलियां चला दी जहां मैंने शेखर और विनायक को देखा था। ताहम जवाब में मुझे कोई चीख सुनाई न दी। ये अलग बात है कि मेरे पिस्तौल से निकलने वाली गोलियों से भी शराब की बोतलों से भरी पेटियों की ही शामत आई थी, और हर गोली के साथ शीशा टूटने के छनाके सुनाई दिए थे। मेरी तरफ से फायरिंग के बाद चंद सानियों तक सन्नाटा छा गया। सिर्फ टूटी हुई बोतलों से शराब फर्श पर गिरने की हल्की सी कुलकुल सुनाई दे रही थी। शेखर और विनायक शायद कमरे में जा दुबके थे। उन्हें हथियार के मामले में बज़ाहिर मुझ पर सबकत हासिल थी, ताहम जिस सूरत हाल में एक दूसरे के मद्दे मुकाबिल थे उसमें ये फर्क कोई हैसियत नहीं रखता। बेशक स्टेन गन का ब्रस्ट मुझे छलनी कर सकता था, मगर उन्हें मार गिराने के लिए भी दुरुस्त हदफ पर सिर्फ एक एक गोली काफी थी, जबकि दोनों हथियार लगभग यकसा मार के हामिल थे। बल्कि मुझे एतमाद था कि मैं स्टेन गन के मुकाबले में अपने पिस्तौल से ज्यादा दुरुस्त निशाना लगा सकता हूँ। मेरे लिए समझना मुश्किल न था। शेखर यकीनन मेरी मौजूदगी के मकाम की तरफ निशाना बांधे मेरा मुंतजिर होगा। जैसे ही मैं झांकूं या गोली चलाने के लिए हाथ आड़ से बाहर निकालूंगा, वो फौरन ब्रस्ट मारेगा और इस बार उसकी स्टेन गन से निकली कोई न कोई गोली जरूर काम दिखा जाएगी। मगर मसला फिर वही है। ये सूरत हाल ज्यादा देर जूं का तूं रहना सरासर मेरे नुकसान में है। मुझे बिला ताखीर कोई पेशकदमी करना है, कोई ऐसा तरीका कि मेरी जान भी महफूज रहे। और यकलख्त मेरे जहन में एक ख्याल उतरा। जरा से नाप तोल के बाद मैं इस नतीजे पर पहुंचा कि फिलहाल मेरे पास इससे बेहतर कोई रास्ता नहीं, खुसूसन इसलिए भी कि इसमें मेरी जान जाने का खतरा निस्बतन कम है। मैंने पलक झपकते में अपना पिस्तौल बैरूनी जेब में उड़सा और दीवार के साथ ऊपर तले टिकी 24 पेटियों का जायजा लिया। उनके दरमियान पांव फंसाने की खातिर खा जगह नहीं थी, ताहम मैंने जोर आजमाई करके साथ साथ रखी 2 पेटियों के दरमियान चंद इंच का खांचा बना लिया। मैं दोनों हाथ पेटियों की 5-6 फुट ऊंची कतार के ऊपर टिकाए और अल्लाह का नाम लेकर पांव खांचे में फंसाकर पूरी कुव्वत से ऊपर की तरफ उचका। पहली कोशिश में तो मैं गिरते गिरते बचा, ताहम दूसरी बार मैं पेटियों के ऊपर पहुंचने में कामयाब हो गया। कमरे की छत अब सिर्फ 4 फुट दूर थी। मैं बआसानी ऊपर पहुंच गया। ऐन उसी वक्त हॉल की फजा में एक बार फिर गोलियां चलने के धमाके गूंजे।
इस मर्तबा ब्रस्ट की बजाय स्टेन गन सिंगल शॉट पर करके वक्फे वक्फे से फायर किए गए थे। शेखर को समझ आ गई थी कि गोलियां जाया करना बेसुध है। मौजूदा सूरत हाल में वो मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। हो सकता है उसे एमुनिशन की कमी का भी सामना हो। जाहिर है इन गोलियों को भी मजलूम पेटियों पर ही जाया होना है। अलबत्ता इस फजूल मश्क के जरिए शेखर ने मुझे बता दिया था कि वो मेरा निशाना बनने के लिए दस्तयाब है। मैं तेजी से कमरे की छत पर गलियारे के इब्तिदाई हिस्से की तरफ बढ़ा। छत के किनारे पर पहुंचकर मैंने जल्दी से गलियारे में झांका। मुझे कमरे के आहनी दरवाजे के नीम व क्वार्टरों की खला से स्टेन गन की नाल झांकती दिखाई दी। जमीन पर दराज एक शख्स उसे शाने से टिकाकर गलियारे के सिरे की तरफ निशाना साध रहा था। मुझे अब भी उसकी शक्ल वाज़े तौर पर दिखाई न दी, मगर ये जरूर पहचान गया कि गलियारे से स्टेन गन के जरिए इब्तिदाई ब्रस्ट फायर करके ऋषभ की जान लेने वाला यही शख्स यानी शेखर था। मैंने निशाना लिया और आहनी क्वार्टरों के दरमियान से झांकती उसके स्याह बालों वाली खोपड़ी का निशाना लेकर गोली चला दी।